गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कर लीजिए। दो मिनट वेट करते हैं और फिर ज्वाइन हो रहा होगा। सर मुकुंद को एंटर कर लो। मैसेज आया। हाँ, मुकुंद चैट एडमिट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए वीडियो ऑन कर लीजिए। कैपेसिटर से स्टार्ट करें हम लोग। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। यस सर। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब देखिए, कल कैपेसिटर के बारे में बताया था कि कैपेसिटर क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, और ये
एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इट इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which store energy in electric field. And release instantaneously. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. या तो वीडियो ऑन करके रखिए, सुबह सुबह मेरे को मेरे टॉलरेंस पावर को सुबह सुबह चेक मत कीजिए। अब जैसे कि मैंने मान लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर है। अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैं चार्ज दूं तो ये चार्ज तो इसके सरफेस पे ही रहता है। Yes, sir. और यहाँ पे जब हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में पढ़ा था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, कुछ याद है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? KQ square upon 2R. KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब याद कीजिए जब हम लोग फ्लक्स वगैरह पढ़ रहे थे तो मैं बता रहा था कि ये सिंपल फ्लक्स क्या मेजर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास तो मैंने पूछा कि जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो कहाँ गई। तो आप क्या कहेंगे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है KQ स्क्वायर बाई 2R ये किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। ठीक है, कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। और Yes. ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, या सिंपल हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फैली हुई है, R रेडियस से इंफिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं पे एग्जिस्ट कर रही Yes, है sir. ना, R रेडियस से लेके इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब ये जो आपने स्फेरिकल कंडक्टर था इसमें जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये जो एनर्जी है वो कहाँ है। तो आपने कहा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है और ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी R से लेके इंफिनिटी तक फैली हुई है। इसको सिंपल से एग्जांपल समझने का, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास एक बकेट पानी है। ठीक, अगर एक बकेट पानी है तो इसको थोड़ा सा एनर्जी के रूप में एनालाइज कीजिए। मैंने कहा कि एक बकेट पानी है इसका मतलब 100 जूल एनर्जी है। ठीक है, एक बकेट पानी है तो मैंने कहा कि 100 जूल एनर्जी है। अब इसी एक बकेट पानी को आपने कमरे के फर्श पर फैला दिया, फ्लोर पे बिखेर दिया। ठीक है, तो ये जो 100 जूल एनर्जी है वो क्या है, पूरे फ्लोर पर फैली हुई है। आ रहे समझे? तो वैसे मैंने कहा कि ये जो स्फीयर था जिसकी पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर बाई 2R थी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है और ये आपकी R से लेके इंफिनिटी तक फैली हुई है। ठीक है, इसको जल्दी से फटाफट लिखिए।
चलिए अब देखिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, किसी भी मटेरियल की कितनी कैपेसिटी है ताकि वो चार्ज को होल्ड कर सके, ठीक है, तो उसको हम लोग कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अब अगर ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जिस मटेरियल की कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उस मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा होल्ड करेगा चार्ज को, ज्यादा होल्ड करेगा चार्ज को, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके लिए ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। अब सिंपल बेसिक चीजें, अगर मैंने आपसे पूछा कि जो रेजिस्टेंस है R डिपेंड्स ऑन V, यस और नो, रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्या? अगर मैंने कहा कि कोई 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैं 100 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊं तो ये 5 ओम रहेगा, अगर मैं इसको 1000 वोल्ट के अक्रॉस लगा दूं तो ये 50 ओम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? No, sir. मुकुंद यस सर क्यों कहा? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, नो। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट, नो। R is प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आ गया समझ में? सेम इसी तरीके से जो C है डिपेंड्स ऑन Q, क्या कहेंगे? No. नो। C डिपेंड्स ऑन V, नो। C is property of material. नोट कर लिया? Yes. अच्छा, स्फेरिकल इसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए V की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है ना, Q बाई Yes, आर sir. सरफेस पे। तो मेरे से पूछा गया कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए C की वैल्यू कितनी होगी, तो C की वैल्यू होती है Q अपॉन V, तो इसको आपने लिखा Q डिवाइडेड बाई KQ डिवाइडेड बाई R, तो ये कैंसिल हो गया। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आपने जब वैल्यू पुट की तो ये आ गई वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। Yes, sir. इसका मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि C it only depends on dimension of material। देखिए R पे डिपेंड कर रहा था ना रेडियस पे, इसका मतलब ये किसी भी मटेरियल की किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे, तो उसका डायमेंशन क्या है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक।
अब देखिए इसकी यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड। और कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को किसी भी मटेरियल के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अभी आपने क्या देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे वापस आइए कि कैपेसिटेंस को आपने क्या डिफाइन किया? कैपेसिटेंस मीन्स कैपेबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। किसी भी मटेरियल की कितनी कैपेबिलिटी है ताकि वो क्या कर सके? चार्ज को होल्ड कर सके। अगर चार्ज को होल्ड ज्यादा से ज्यादा करेगा, इसका मतलब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब यही बताया था ना, के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। मैंने कहा के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फैली हुई है? आर से लेके इंफिनिटी तक। अब मैं उल्टा सोच रहा हूँ कि मैंने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। कि जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकेगा। जितना ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकेगा उसका मतलब उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका मतलब उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो मैंने Yes, sir. सिंपल से कहा कि अगर किसी भी मटेरियल के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मटेरियल की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए। कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब क्यू ज्यादा होना चाहिए कम वोल्टेज पे। कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक ही चीज को बार बार कह रहा हूँ, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। कैपेसिटेंस मीन्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने सिंपल सा क्या कहा कि अगर एनर्जी को ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक। Yes, sir. और कैपेसिटेंस देखिए क्या है? मैथमेटिकली क्यू बाई वी के इक्वल है। सी की वैल्यू ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी? जब वी कम हो और क्यू ज्यादा हो। Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर कम हो और न्यूमरेटर ज्यादा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल से क्या कहेंगे? अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब कम वोल्टेज में ज्यादा चार्ज होल्ड करना चाहिए। नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। आगे sir. आगे sir. लिख लीजिए, लिख लीजिए। टॉली वेनस, वीडियो ऑन कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखिए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए अभी आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली है। कितनी वैल्यू आई है? C is equal to 4 pi epsilon naught into R। जरा इसकी वैल्यू पुट कीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है?
8.85 into 10 to the power minus 12 into R, ये होती है ना। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। वोल्टेज को 1 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है, वोल्टेज को आपने 1 वोल्ट मान लिया। अब मैंने कहा कि मेरे को चार्ज कितना चाहिए, चार्ज मान लीजिए 1 कूलम चार्ज चाहिए, ठीक है। उसको कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। आपने मान लिया वोल्टेज 1 वोल्ट है, ठीक, और आपको चार्ज कितना चाहिए, 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होगी ना कैपेसिटेंस की वैल्यू। Yes, sir. 1. 1/1, 1 कूलम के लिए 1 वोल्ट है, तो मतलब क्यू की वैल्यू 1 ली है, वी की वैल्यू 1 ली है, तो सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ Yes. पे सी इज इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, आर की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 10 की पावर 12। 9 into 10 की पावर 9 नहीं आ जाएगी सर? K की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी ना? हाँ, मतलब कि 10 की पावर 9, ठीक है। अगर 10 की पावर 9 आ रही है तो आर तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी ना, थोड़ा इमेजिन करके देखिए Yes, sir. कितना बड़ा रेडियस हो गया। आधे लोगों तो समझ ही में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से क्या कर दिया इसने। मैं कह रहा हूँ सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 होगी तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो के हो गया ना, और के की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9। इतना रेडियस चाहिए मेरे को। अगर 1 कूलम चार्ज को होल्ड करना है तो मेरे को जो स्फेरिकल कंडक्टर होगा उसका रेडियस कितना चाहिए, 10 की पावर 9 मीटर। तो ये छोटी वैल्यू की बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी वैल्यू है। इसलिए जो 1 फेराड है, अगर मैंने लिखा 1 फेराड, तो 1 फेराड का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ना, Yes, बोले sir. क्यू की वैल्यू 1 और V की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 फेराड के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं तो आपने कहा कि मेरे को 1 फेराड का कैपेसिटर दे दीजिए, तो पता चला कि उसके दुकान में इतनी जगह थी ही नहीं कि इतने बड़े कैपेसिटर को रख सके। आपके सामने प्रूव है कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए तो रेडियस लगभग कितना बड़ा होना चाहिए, 10 की पावर 9 मीटर। तो इतना बड़ा रेडियस का कैपेसिटर पॉसिबल है, No. अर्थ के रेडियस से बड़ा हो गया। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, ये तो उससे भी बड़ा हो गया। Yes, sir. अरे सिंपल सा डेटा है, ये अर्थ के रेडियस से भी बड़ा है 10 की पावर 9। ये भी करके दिखाऊं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर स्फेरिकल कैपेसिटर में 1 फेराड अगर आपसे कहा जाए, इसका मतलब वो पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो, 1 फेराड हो। तो अगर सिंपल आपने ये देखा कि जो 1 फेराड है ये क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसलिए ज्यादातर आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हर एक में आपको लिखा रहेगा माइक्रो फेराड या मिली फेराड। वैसे करेंगे अभी हम लोग आगे, अगर बुक खोल के कभी देखा हो तो उसमें आपको Yes, ऐसे sir. नजर आएगा कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रो फेराड या 20 माइक्रो फेराड इज यूज्ड पैरेलल टू द रेजिस्टेंस वगैरह से, ठीक है। चलिए, तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया स्फेरिकल कंडक्टर का, है ना। स्फेरिकल कंडक्टर का पहला ड्रॉबैक क्या हो गया कि इसका रेडियस क्या होता है, बहुत ज्यादा। बहुत बड़ा। अब आते हैं सेकंड ड्रॉबैक में।
सेकंड ड्रॉबैक, स्फेरिकल कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही फैली हुई है आर से लेके इंफिनिटी तक। कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज इंस्टेंटेनियसली, एट द इंस्टेंट पूरी की पूरी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक, यहाँ पे जो मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस पानी को आपने एनर्जी मान लिया। ठीक है, अब इस बकेट के पानी को आपने फ्लोर पे बिखेर दिया, तो मैंने क्या किया, एनर्जी को फैला दिया। यहाँ पे एनर्जी कहाँ से कहाँ फैली हुई है, आर से लेके इंफिनिटी तक, तो आपने इस बकेट के पानी को एनर्जी पे फैला दिया। अब मैंने कहा कि जो फ्लोर पे पानी फैला हुआ था, इसको एट द इंस्टेंट यूज करना है। पूरे पानी की रिक्वायरमेंट है आपको, तो एक बार में यूज कर सकते हैं क्या? फ्लोर पे मैं पानी बिखेर दूं और बोलूं कि 10 सेकंड में पूरा पानी उठा लीजिए, उठा लेंगे क्या? नो सर। इस तरीके से अगर ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें एनर्जी तो पूरी आर से लेकर इन्फिनिटी तक फैली हुई थी, तो पूरी एनर्जी को एट एनी इंस्टेंट क्या मैं यूज कर सकता हूं? नो, नहीं यूज कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि कैपेसिटर का मतलब क्या था कि पूरी की पूरी एनर्जी एट द इंस्टेंट यूज हो जाए, उसको कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूरी एनर्जी फैली हुई है, तो पूरी एनर्जी एट द इंस्टेंट तो मैं यूज नहीं कर सकता, तो ये सेकंड ड्रॉबैक है। लिखते जाइए, अभी तो हम लोग भूमिका बांध रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों पढ़ते हैं। सर एक बार रिपीट करोगे? इसमें एनर्जी आपकी आर से लेकर इंफिनिटी तक फैली हुई है, तो कैपेसिटर का मतलब क्या है, पूरी की पूरी एनर्जी एट द इंस्टेंट यूज हो जाए। लेकिन ये एनर्जी फैली हुई है, तो ये अब मेरे किसी काम की नहीं रही। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैं पूरी की पूरी एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। लिख लिया? यस। Yes, sir. अब एक सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, इसी एग्जांपल में जैसे हमने समझा कि यहाँ पे एनर्जी क्या थी कि पूरी की पूरी एनर्जी फैली हुई थी, बिखरी हुई थी आर से लेकर इंफिनिटी तक। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, कैपेसिटर के लिए एनर्जी मेरे को बिखरी हुई चाहिए या बंधी हुई चाहिए? बंधी इन द सेंस मतलब कि बकेट में चाहिए कि पूरे फ्लोर पे बिखरी हुई चाहिए? बकेट। 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 मतलब कि मेरे को एनर्जी क्या चाहिए, बंधी हुई चाहिए, मतलब कि फैली हुई ना हो, यस। है ना? लिखते जाइए, अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे तो कैपेसिटर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर बर्डन लेके पढ़ रहे होंगे तो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे। सर स्प्रेड नहीं होना चाहिए का मतलब यही है ना कि रेडियस कम होनी चाहिए। क्या क्या क्या? जैसे हम ये पॉइंट जो बोल रहे हैं ना कि वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए आर टू आर इंफिनिटी तक, जो हमने पिछले पॉइंट में लिया था, उसका यही मतलब आपकी होगा आवाज ना। बहुत कट रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सर जो आपने कहा था ना कि आर टू आर इंफिनिटी स्प्रेड होगा, हाँ, तो आर टू इस इंफिनिटी।
हाँ, तो उसमें हम यूज नहीं करेंगे। तो ओवरऑल का मतलब यही है कि रेडियस कम होनी चाहिए। रेडियस कम होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। वो तो फिर वैसे भी मेरे काम का नहीं। छोटा रेडियस लीजिए या बड़ा रेडियस लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर से लेकर इन्फिनिटी ही रहेगी। यस सर। आरएसएन में। यस सर। अभी तो मेरे को आगे जो पढ़ाना है उसके लिए भूमिका बांध रहा हूँ। अभी तो बेस तैयार कर रहा हूँ कैपेसिटर का। आपको बुक में जहां से मिलता है ना, अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं हूँ। कैपेसिटर डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है बुक में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक तो वहां पहुंचा ही नहीं मैं। अभी मैं समझा रहा हूँ कि वो क्यों पढ़ते हैं। ये सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्यों पढ़ते हैं, क्या डायरेक्ट वही पढ़ाइए। क्यों पढ़ते हैं मेरे को वो सब नहीं जानना। बेटा नहीं जानेंगे तो थ्योरी के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए। अब मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर था मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहला ड्रॉबैक रेडियस बहुत बड़ा होगा। दूसरा ड्रॉबैक कि इसमें एनर्जी तो पूरी बिखरी हुई है, मैं इसको तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यूज कर ही नहीं सकता, है ना। यस सर। तो देखिए एक बार क्या हुआ, साइंटिस्ट ने, उसके पास एक कंडक्टर था, स्फेरिकल कंडक्टर, जिसपे चार्ज रखा हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सब परेशान हो गया वो, बोला कि ये तो किसी काम का नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसने इसको ऐसे ही रख के चला गया लैब में। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर को गलती से इसके बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। इसने न्यूट्रल कंडक्टर के बगल में रख के चला गया। ठीक है, अब न्यूट्रल कंडक्टर के बगल में रख के चला गया, तो अगले दिन आया तो इसको बहुत अजीबोगरीब चीजें एनालिस करने को मिली। सबसे पहला तो ये मिला कि जैसे ही ये जो कंडक्टर है न्यूट्रल कंडक्टर के बगल में रखूंगा तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, यस और नो। यस सर। यस सर। तो न्यूट्रल कंडक्टर में लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब न्यूट्रल कंडक्टर रखने से पहले, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर रखने से पहले इसका जो पोटेंशियल था वो V था। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर रखने से पहले इसका पोटेंशियल कितना था? V था। अब जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर को मैंने रख दिया, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो मैथमेटिकली निकालने जाएंगे समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि जैसे ही आपने इसके बगल में न्यूट्रल कंडक्टर को रख दिया, तो ध्यान से सिर्फ मेरी बातों को सुनिए कि अगर कोई Q चार्ज है, उसकी वजह से R पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R। यस सर। अगर मैं वहां पे एक -Q1 चार्ज को भी रख दूं तो प्लस Q की वजह से पोटेंशियल कितना आ रहा था? KQ/R। लेकिन -Q1 की वजह से कितना आएगा? -KQ1/R1। तो नेट पोटेंशियल आपकी इंक्रीज हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया था, है ना। यस। वैसे ही जब ये सिंपल कंडक्टर था तो इस पे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव Q चार्ज थे, तो पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल कितना था? KQ/R। लेकिन देखिए इसके बगल में मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर को रख दिया, तो न्यूट्रल कंडक्टर को रख दिया तो इस कंडक्टर के पास में कौन है? नेगेटिव चार्ज इसके ज्यादा पास है ना, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर है ना। तो मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है, इसलिए नेट पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर विल बी लेस देन V, यस सर। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास था, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल कंडक्टर रखने से पहले पोटेंशियल कितना था? V था। लेकिन न्यूट्रल कंडक्टर रखने के बाद आपने कहा कि पोटेंशियल कितना है? V डैश है, तो V डैश विल बी लेस देन V।
है ना? यस सर। लिखे लिखिए, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, नहीं तो सब मिक्सअप कर देंगे आप लोग। न्यूट्रल कंडक्टर रखने से पहले पोटेंशियल कितना था? V था, लेकिन न्यूट्रल कंडक्टर को रखा तो कंडक्टर के बगल में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल अब डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल को मान लिया V डैश, देयरफॉर V डैश विल बी लेस देन कैपिटल V। C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, है ना, मैथमेटिकली। इस वाले पे चार्ज तो उतना ही है ना, चार्ज तो उतना ही है, कैपिटल Q है, तो मेरे को तो कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। तो अगर मैं कैपेसिटेंस को डिफाइन करूं तो आपने कहा कि अब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? C डैश इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V डैश, क्योंकि पोटेंशियल तो चेंज हो गया ना। पोटेंशियल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो C डैश की वैल्यू पहले वाले वैल्यू से तो बढ़ जाएगी, यस सर। है ना। तो एक अजीबोगरीब उसको चीज देखने को मिली कि कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। यस सर। ठीक है, ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट था, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था। स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया और उसके बाद उसने सोचना स्टार्ट किया, तो उसको कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा था कि मैं इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर दूं। लेकिन गलती से जब उसने न्यूट्रल कंडक्टर को रख दिया तो अगले दिन उसको ये सब देखने को मिली। ठीक है, अब उसने फिर नए सिरे से सोचना स्टार्ट किया। उसने देखा कि अगर मैं सिंपल स्फेरिकल कैपेसिटर यूज करता हूँ तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम आ रही है, और उसमें जो एनर्जी थी वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या थी? बिखरी हुई थी। लेकिन यहाँ पे उसने देखा कि अगर इसके पैरेलल में अगर मैंने न्यूट्रल कंडक्टर को रख दिया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। अब इस गलत एक्सपेरिमेंट के कारण उसको हिंट मिल गया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उसने देखिए क्या किया, उसने दो कंडक्टर लिए, इसको पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब इसकी जो पोटेंशियल आएगी उसको मैंने V डैश मान लिया। ठीक है, अभी देखिए इससे पहले वाले में ये पूरा पॉजिटिव था, लेकिन दूसरा वाला कंडक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था, तो नेट पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था नेगेटिव के कारण। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे नेट पोटेंशियल और डिक्रीज होगा। क्यों और ज्यादा डिक्रीज होगा? क्योंकि दूसरे वाले कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव तो है ही नहीं। आ रहा है कुछ? जा रहा है? यस सर। यस हाँ, सर। तो इसमें मैंने कहा कि V डैश V डबल डैश है, तो V डबल डैश तो V से भी कम होगा और ये V से भी कम होगा, है ना। यस सर। तो इसका मतलब अब जो बिल्कुल नई कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई वो पुराने वाले कैपेसिटेंस से ज्यादा थी और सबसे पुराने वाले से बहुत ज्यादा थी। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या समझा कि मैं एक कंडक्टर की बजाय कितने कंडक्टर ले लूं? दो। अभी स्फेरिकल कंडक्टर में तो एक ही कंडक्टर यूज कर रहा था ना, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब एक कंडक्टर के बजाय कितने कंडक्टर को यूज करूं? दो कंडक्टर यूज करूं, और पहले वाले कंडक्टर को Q चार्ज दे दूं और दूसरे को कितना दे दूं? माइनस Q चार्ज। तो इसके कारण कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
ये Yes, तो sir. एक्सपेरिमेंट किया। यस सर। Yes, sir. तो हमने सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकाला, एक कंडक्टर ज्यादा अच्छा है या दो? दो। दो. तो चलिए यहाँ तक कहानी लिखे, तो उसके बाद हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर एक बार रिपीट करना कि दो कैपेसिटर बेटर क्या 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 बोल रही हैं? रिपीट करना कि जो दो कैपेसिटर है वो एक से क्यों बेटर है। हाँ, अभी हम लोग एक कंडक्टर के यूज करके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन अभी हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि यहाँ पे एक कंडक्टर यूज ना करें, कितने कंडक्टर यूज करें? दो। तो दो कंडक्टर यूज करने के कारण जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है। एक कंडक्टर पे अगर मैं क्यू चार्ज देता हूँ तो दूसरे वाले पे कितना चार्ज दे दूं? माइनस क्यू। ये तो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ओके सर। चलिए अब इसी में हमें क्या क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Yes. और ये खत्म होते ही मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, Okay, sir. ठीक है। और कैपेसिटर 3 पार्ट में टेस्ट लूंगा, चीजों को ध्यान रखिएगा, और इसी वीक में आपका खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू क्या एमसीक्यू क्या बोल रही है? थोड़ा माइक को ऊपर करके बोलिए, तो माइक आपका नीचे है, मेरे को आवाज ही नहीं समझ में आ रही है। एमसीक्यूज होंगे सर। हाँ, एमसीक्यूज होंगे और ओरली भी पूछूंगा, और उसी दिन आपके पेरेंट्स से भी बात करूंगा एट द सेम इंस्टेंट, जैसे ही पेपर खत्म होगा उसके बाद, ठीक है, ताकि आप लोगों की परफॉर्मेंस भी एट द सेम इंस्टेंट पता चल जाए। मैं बैटरी की तरह काम नहीं करता, कैपेसिटर की काम तरह। क्योंकि 2.5-3 महीने से बहुत रिलैक्सेशन हो गया। एक वीक का टाइम है, पहले बता दे रहा हूँ। जब तक कैपेसिटर चलेगा सभी चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज लूंगा मैं, ठीक है। Yes, sir. और सब्जेक्टिव टेस्ट भी लूंगा, 3 टेस्ट होंगे, इस चीज का ध्यान में रखिएगा, और वो भी टेस्ट लगातार लूंगा, 1-1 घंटे का वीडियो ऑन करवा के अपने सामने। और टेस्ट में तो कोई वो नहीं कि अरे सर नेटवर्क नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मैं यहाँ से रिमूव ही कर दूंगा। नहीं आया नेटवर्क, आराम से बैठिए। चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने 2 प्लेट्स लिए, इस प्लेट्स में प्लस क्यू चार्ज दिया और इस वाले प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दिया। इनर ये प्लेट की कंडक्टिंग चार्ज, प्लेट है या नॉन कंडक्टिंग? बेटा नॉन कंडक्टिंग होंगे तो करंट कैसे कंडक्ट करेगा? कंडक्टिंग क्योंकि में तो फिर चार्जिंग इस साइड भी तो डिस्चार्जिंग। आ सकता है, दूसरी साइड। रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र, यस सर। सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, तो मैंने कहा कि ये आपके 2 प्लेट्स हैं, और 2 प्लेट्स के कारण अंदर में आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। अब अगर मैं अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? प्लस से माइनस डेवलप होगी। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लस से माइनस डायरेक्शन में डेवलप हो गई।
Yes, sir. तो ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी, ये आपको कन्फाइंड एरिया में मिल रही है ना, बंधी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, बिखरी हुई नहीं मिल रही है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. इससे पहले क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आर से लेकर इंफिनिटी तक फैली हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई नहीं है, ये बंधी हुई है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर ही है ना, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने मान ली स्मॉल डी। ठीक, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी वो तो बंधी हुई मिल रही है। ठीक है, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? Q डिवाइडेड बाई A। और इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? -Q डिवाइडेड बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो मैंने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नेट की वैल्यू पॉजिटिव के कारण राइट डायरेक्शन में, नेगेटिव के कारण भी राइट डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐड हो जाएगी। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कल ही बताया था कि शीट की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, sir. दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो पोटेंशियल होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? प्लस से माइनस की तरफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि एक तरफ प्लस चार्ज है और एक दूसरी तरफ माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस के कारण क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अब आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी, याद है? पुरानी चीज को याद कीजिए। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या लिखा? E इंटू डी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या था? Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई QD डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। और इस डेरिवेशन को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, Yes. अब देखिए यहाँ पे खुद ही प्रूव हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू है, और कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, जो स्टार्टिंग में बता रहा था। सर थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर दो। लिख ली सर। लिख लिया? एक सेकंड सर। सर थोड़ा सा नीचे कर दो। नीचे कुछ है ही नहीं, क्या करूं? ये करूं? ये नहीं सर, नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे क्या करूं? यही है।
डन सर। हो गया? यस सर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, ये काफी बड़ा है, भले कि पूरा संडे तक चलेगा, 4 क्लास तो चाहिए चाहिए आपको। और ये मान के चलिएगा 8:30 से जो भी अभी आपकी क्लास होंगी नेक्स्ट 4 डेज, 8:30 से 9:45 तक लूंगा। ओके सर। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होके बैठिएगा, क्योंकि कैपेसिटर थोड़ा लेंथी चैप्टर है, क्योंकि इसी में मेरे को आरसी सर्किट भी पढ़ाना है और उसके बाद सर्किट थ्योरी भी पढ़ानी है कैपेसिटर की। ठीक, यस सर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर। वेलकम सर वेलकम।